फिन एजुकेशन विद संतोष में आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उस स्टॉक का आईपीओ दिसंबर 2024 में आया था और अभी इसका लगभग 45,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ठीक है, तो दिसंबर 24 में इसका आईपीओ आया और आईपीओ जब आया था उसका तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था इस स्टॉक के लिए, राइट। और अभी करंटली दिसंबर के लेवल पे जो इसका करंट स्टॉक प्राइस था आज भी लगभग वहीं पे इसका करंट स्टॉक प्राइस है। ठीक है, प्राइस ने लगभग पिछले एक महीने में ऊपर गया था लेकिन बाद में फिर करेक्ट होकर उसी लेवल पे आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट की। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट लगभग 100 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और यह 130 का हाई बनाया था। वापस ये 100 रुपये के अपने प्राइस पे आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों इस पर एक डिटेल्स एनालिसिस वीडियो बनाई जाए कि विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी राइट वैल्यूएशन क्या है। जो लोग 130 रुपये पे खरीदे हुए हैं, अभी प्राइस लगभग 100 रुपये पे आ गया है, तो उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो एक डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका और एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ से है। हम बताना चाहते हैं कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है वो और उसका नेचर ऑफ वर्किंग क्या है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं तो समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए विशाल मेगा मार्ट क्या है। यह एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और बेसिकली ये करती क्या है, बेसिकली ये इसके छोटे छोटे हर छोटे छोटे क्या हर शहरों में इसके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में इसके स्टोर्स हैं और ये वहाँ से अपना बिजनेस रन करती है। ठीक है, इनके तो ये बेसिकली जितने अपैरल्स होते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको अपने स्टोर से सेल करते हैं। तो देखिए विशाल मेगा मार्ट का जो टारगेट होता है वो मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो इनके स्टोर में सेल होते हैं, वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस मॉडल होता है कि इनके अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम करनी है और लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके इनको चलना है। तो इसका देखिए मार्केट के लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का है और इनका हम मार्केट शेयर की बात करें तो यह लगभग टॉप 3 में आते हैं। ठीक है, तो मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है इनका। तो देखिए हमने यदि किसी कंपनी को एनालिसिस करना हो तो हमें 2 चीज़ देखनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या उसका मार्केट शेयर क्या है और दूसरा कि उस कंपनी में ग्रोथ कितनी है, राइट। तो कंपनी की देखिए यदि हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में लगभग 17% का ग्रोथ किया है। तो ग्रोथ तो एज ए परसेंटेज तो बहुत अधिक अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बेटर कंडीशन में मानते हैं क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी भी अच्छी नहीं कर रही है, तो 17% का एक डिसेंट ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है और कंपनी में ग्रोथ अच्छी है और कंपनी का जो मार्केट शेयर भी है। तो ये जैसा इन्होंने अपने बताया है कि इनका मार्केट शेयर लगभग टॉप 3 में ये आते हैं, तो मार्केट शेयर भी इनका अच्छा खासा है जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। ठीक है, एक फ्यूचर में इनका एक अच्छा ग्रोथ हमको दिख सकता है। ठीक है, और अब थोड़े हम रेशियो की बात कर लेते हैं जहाँ से कि इस कंपनी का ड्रॉ डाउन शुरू होता है। ठीक है, हम कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात करेंगे, फिर फाइनली हम अपना कंक्लूजन देंगे कि मैं क्या सोचता हूँ इस स्टॉक के बारे में और मैं पर्सनली क्या अपना व्यू रखता हूँ, राइट। तो अब हम इनके यदि रेशियो की बात करें तो जहाँ से इनकी नेगेटिविटी शुरू होती है, यहाँ से इनका ड्रॉ डाउन शुरू होता है, वो होता है इनका पीई। ठीक है, देखिए एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करती है, रिटेल सेक्टर की कंपनी है। इसको पीई मिला है अभी, ये लगभग 103 और 100 के आसपास के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में लगभग 20-25 दिन पहले तो इसका पी 125 के आसपास तक चला गया था, जो अभी करेक्ट होके लगभग 100 के आसपास का
इसका पीई आ गया है। ठीक है, इसकी आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी कम है, 8% के आसपास का इसका आरओई है। तो देखिए, इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये टारगेट करते हैं मिडिल क्लास को और लो क्लास को। तो ये अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं ताकि लोगों के मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके, तो जिससे कि प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए जनरली विशाल मेगा मार्ट क्या करता है, विशाल मेगा मार्ट का लगभग 414 शहरों में, 400 के अधिक के आसपास के शहरों में इसके लगभग 650 के आसपास इसके स्टोर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने स्टोर से प्रोडक्ट कैसे लाता है, ये उन वेंडर्स को हायर करता है जो कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट इनको बना के दे। ठीक है, लगभग ऐसे 850 और 900 के आसपास इनके वेंडर हैं जिनसे ये अपना प्रोडक्ट लेते हैं और उनको वो सेल करते हैं। ठीक है, तो जनरली इस टाइप की कंपनी जो हैं, जो रिटेल सेक्टर की कंपनी है, इनको थोड़ा मार्केट पी थोड़ा सा अधिक देता है, लेकिन फ़िलहाल में 100 का पी पे ट्रेड कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ओवर वैल्यूड हम इसको बोल सकते हैं। एज पर माई एनालिसिस की ये बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक हमको फ़िलहाल में नज़र आती है। अच्छा, इसकी एक पीयर कंपनी है जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, वो है अडानी इंटरप्राइजेज। तो अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और इस कंपनी के यदि आप पीई देखें तो ये लगभग 60-65 के पीई पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कैप लगभग 45,000 करोड़ है। अडानी इंटरप्राइजेज का मार्केट कैप लगभग 3.25 लाख करोड़ है। ठीक है, फिर तो अडानी से इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो इस फिर भी हमको विशाल मेगा मार्ट महंगा लगता है। ठीक है, हालांकि अडानी अब एक थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है कंपनी, तो यहाँ से इसका फर्दर ग्रोथ आना थोड़ा सा टफ है। और अभी ये विशाल मेगा मार्ट क्या है, अपने फाइनल स्टेज पे है। ठीक है, अभी इसका पूरी ग्रोथ जर्नी बची हुई है, तो ये इसलिए इसका अभी हमको दिखेगा तो आपको जो अडानी का ग्रोथ है वो लगभग 4-5% के बीच में है, जबकि विशाल मेगा मार्ट का जो ग्रोथ है वो लगभग 17-18% का है। तो देखिए, सिर्फ ग्रोथ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रोथ के साथ साथ आपकी आरओई भी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यदि आप ग्रोथ कर रहे हो लेकिन आपके पास आरओई नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यदि आप 17% का ग्रोथ कर रहे हो लेकिन आपकी आरओई लगभग 5, 6, 7, 8 की आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहीं से कंपनी के, ऐसा मैंने शुरू से बोला था कि एक ड्रॉ डाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपनी एनालिसिस करते हैं विशाल मेगा मार्ट को लेके कि क्या इस कंपनी की एक फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, क्या यहाँ से प्राइस और गिरेगा या यहाँ से प्राइस स्टेबल होगा या यहाँ से प्राइस बाउंस नहीं करने की कोशिश करेगा। तो हम कुछ अपने फाइनेंशियल रेशियो और कुछ अपने डेटा से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम विशाल मेगा मार्ट की पीई की बात करें तो इसका पीई लगभग 100 है। ठीक है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पर। और इसकी अर्निंग देखें तो TTM देखें, ट्रेडिंग 12 मंथ की अर्निंग देखें तो सिर्फ ₹1 की है। ठीक है, सिर्फ ₹1 की इसकी अर्निंग है, और ग्रोथ इसका क्या दिख रहा है, 17%। यदि हम पीई और उसको ग्रोथ से इसका पेग निकालें, ठीक है, PEG पेग निकालें, पेग क्या होता है, यदि उसके पी से यदि हम ग्रोथ को डिवाइड कर देंगे तो हमको वहाँ से पेग निकल जाएगा। इसका हम पेग निकालेंगे तो पीई 100 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ग्रोथ 17, तो निकल के आएगा लगभग 7 का पेग निकल के आएगा। ठीक है, 7 का पेग निकल के आएगा, तो किसी भी रिटेल कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए 7 का पेग बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होता है। ठीक है, जनरली इस टाइप की कंपनियों को पेग क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 1.5 के 2 के बीच में। बेसिकली यदि पेग 1 से कम है तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर भी हम थोड़े से अपने आप को एडजस्ट करते हुए यदि हम मान लेते चलो ठीक है, यदि 1.5-2 का भी पेग होता तो हम मानते कि अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसमें फ्यूचर कुछ ग्रोथ हमको नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी का क्या है, कंपनी लगभग 7 के पेग पे यह क्या कर रही है, अपना बिजनेस को रन कर रही है, जो जहाँ से इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन नज़र आ रहा है। 7 के पेग पे इसको परचेज करके पैसे बनाना, रिटर्न बनाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, यदि हम इसकी जो पीएस कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की बात की है तो उसका पेग देखा जाए तो लगभग 2 के आसपास का उसका पेग आता है। ठीक है,
तो सेम सेक्टर की कंपनी है, सेम बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो यदि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका भी पेग यदि 2 होता, ठीक है, इसका भी पेग 2 होता, तो यहाँ से यदि हम पी निकालने की कोशिश करते तो पी क्या होता है, यहाँ पी निकालने की कोशिश करते तो पी अपॉन ग्रोथ इज इक्वल टू पेग। पेग क्या है, पेग हम मान लेते हैं कि जो उसका था अडानी एंटरप्राइजेज का, वहीं इसका भी है। तो दो पेग इंटू मल्टीप्लाइड बाई इसका हम क्या करते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो 70 का ग्रोथ है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 34 इसका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पी क्या मिलता है हमको विशाल मेगा मार्ट का 34-35 के आसपास इसका पी आता, जो अभी करंटली क्या है 100 के पी पे है, जिसका मतलब है कि स्टॉक अभी बहुत महंगा है, ठीक है। यदि स्टॉक अपनी 35 के पी पे आ रहा है, तो 35 के पी यदि इसका इसके पेग से निकलता है, जैसा कि पेग हमने देखा है अडानी एंटरप्राइजेज को, इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका 40 का भी 35 का, सिर्फ 35 का ही पी मान लेते हैं। 35 का पी और ₹1 की अर्निंग को जस्टिफाई करने के लिए इसका प्राइस बहुत होना चाहिए। तो लगभग इस हिसाब से तो 40-45 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और तो उस हिसाब से 40 के रुपये का इसका प्राइस होना चाहिए, लेकिन अभी क्या लगभग ₹100 के आसपास का है। तो थोड़ा सा स्टॉक अभी फेयर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एज पर माय व्यू अभी यदि किसी को इस स्टॉक को फर्दर, ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में नो डाउट कंपनी स्टेबल कंपनी है, कंपनी में सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा हो तो एक कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो कंपनी की पहचान होती है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका एक जो फेयर प्राइस है वो अभी करंट प्राइस को जस्टिफाइड नहीं कर रहा, उसका जो करंट प्राइस है उसको वो अपना फेयर पहले प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ से अभी हमको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि या तो जब इसका स्टॉक का प्राइस लगभग अपने 35 या 40 के पीई पे आए, फिर वहाँ से हमें अपनी एक व्यू बनानी चाहिए, ठीक है। एज पर माई एनालिसिस अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस स्टॉक के लिए, ठीक है। देखिए इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू लगभग 16-17% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक ड्रॉ डाउन होता है कि इस टाइप के इस सेक्टर की कंपनियों में इनका जो डिप्रिसिएशन होता है ना, वो बहुत ही अधिक होता है। डिप्रिसिएशन अधिक क्यों होता है, देखिए कंपनी ने लगभग 1200-1300 का रेवेन्यू जनरेट किया है मार्च 2024 में, ठीक है। लेकिन इसने लगभग 500-550 करोड़ का डिप्रिसिएशन इन शो किया है। तो डिप्रिसिएशन होना एक इस टाइप की कंपनियों में अधिक डिप्रिसिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या लगती है, जैसे इनके बहुत सारे फर्नीचर्स लगते हैं, ठीक है, इनको फर्नीचर्स लगाने पड़ते हैं, इनको कंप्यूटर्स लेने पड़ते हैं, इनको इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप कोई इस टाइप के शोरूम देख लीजिए, आपको सारे सारे चारों तरफ फर्नीचर ही फर्नीचर नज़र आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स नज़र आएंगे, इक्विपमेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों को परचेस करने में पैसा लगता है, उनका डिप्रिसिएशन भी लाजमी है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिप्रिसिएशन अधिक होता है, इसलिए आप 1300 की रेवेन्यू पे 500-600 करोड़ रुपए के डिप्रिसिएशन पे इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। जिससे तो हमारा फ्री कैश फ्लो क्या होता है, वो थोड़ा कम आता है हमें, ठीक है। तो यही एक इसका ड्रॉ डाउन था, और कंपनी अभी मेरे हिसाब से तो थोड़ी अभी ओवर वैल्यूड लग रही है, ठीक है। अभी हमें फर्दर एनालिसिस की इस पे और ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब अपने 40-45 के पी पे आए, फिर यहाँ से हम अपना एक व्यू बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस कंपनी का एक और जो सबसे अच्छी बात मुझे नज़र है वो डेब्टर डेज है, कि कंपनी पे जैसे डेब्टर डेज क्या होता है कि हम किसी को उधारी पे दिए हैं, उधारी पे सामान बेचे हैं, वो हमको कब पैसे देगा, इसलिए एक उधारी पे देता ही नहीं है, ये आज ले लीजिए, आज इसके अपने कस्टमर्स को सामान देता है और आज ही उससे पैसे ले लेता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक इसका एक ड्रॉ डाउन और भी है कि इसका जो पेएबल डे है, जैसे पहले वो किसी को पैसे देता था 100 दिन में पैसे देता था, ठीक है, 170 दिन में पैसे देता था, वो पेएबल डे कम हो गया है, ठीक है।
पेबल डे कम होकर क्या हो गया है, लगभग 40 के आसपास हो गया है। ठीक है, ये पहले लगभग 100 के आसपास पेबल था इसका, अभी लगभग ये 50-60 के आसपास हो गया है। ठीक है, एक मोटा मोटी बता रहे हैं इसको। तो ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी का पेबल डे जितना अधिक होगा, कंपनी उतना ही कैश होल्ड करेगी और उसको अपने बिजनेस में लगा सकती है। तो ठीक है, फिर भी चलता है ऐसा। और इन्वेंट्री भी ठीक ठाक है। ठीक है, पहले इसकी इन्वेंट्री लगभग 100 दिन के आसपास थी, 110, और वो कम होके क्या हो गया, 80 दिन के आसपास हो गया है। मतलब पहले वो अपने 100 दिन में माल बेच पाता था, अब उसको 80 दिन में माल बेच दे रहा है। तो कंपनी में यदि हम इसको रैप अप करें तो कंपनी देखिए स्टेबल कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है, उस वैल्यूएशन पे आप लीजिएगा तभी आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। हाई वैल्यूएशन पे लीजिएगा तो रिटर्न जनरेट नहीं हो पाएगा। जो लोग इसको ऊपर खरीदे हैं 130 125 के आसपास खरीदे हैं और अभी प्राइस करेक्ट हो गया है, तो उन्हें अब थोड़ा सा इस स्टॉक में अपना फिर से व्यू बनाना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपनी के बिजनेस के मॉडल के बारे में हमने सब कुछ एकदम क्लियरली बता दिया, कंपनी क्या करती है और जो जो कंपनी करती है उस पर इसका पीई कितना होना चाहिए, कितना सस्टेन करती है, सब हमने बता दिया है। तो आप इसको नहीं समझ में आते फिर से एक बार सुनिएगा तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, किसी भी स्टॉक को देखिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि किसी भी चीज़ों को तब बाय करें जब अपने अपने उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे सस्ते में हमको मिल रही है। ठीक है, यदि कंपनी की 100 रुपये की वैल्यू है लेकिन अभी कंपनी 40 रुपये 50 रुपये पे बिक रही है, तो हम उसको 40-50 रुपये में खरीदेंगे तो हमको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वहाँ से हमको नज़र आएगी। यदि कि कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है लेकिन वो ऑलरेडी अभी 150 पे ट्रेड कर रही है, तो आप 150 रुपये उसको खरीद के उससे रिटर्न नहीं बना पाइएगा। उल्टा आप क्या करिएगा, उसमें एक लॉन्ग टर्म में आप उसमें एक एफडी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए कि इसका जहाँ से एफडी का कोई रिटर्न नहीं होता, वैसे जब आप हाई वैल्यूशन पे खरीदिएगा तो वहाँ से भी आपको रिटर्न आना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम अपने एनालिसिस करेंगे। फिर मुझे अपना अपना एक व्यू उस पर हम अपना ज़रूर बनाएंगे, इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, कम से कम प्लीज़ फॉर मी बस इतना करिए कि अपने कम से कम 5 दोस्तों का शेयर कर दीजिए। बस इतना ही करिए। चलिए, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।